अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मान लीजिए कि उनको भारत को खरीदना, फर्ज कीजिए भारत को खरीदना, तो 140 करोड़ को खरीदने की जरूरत नहीं है, 100 करोड़ को भी खरीदने की जरूरत नहीं है, 50 करोड़ को भी खरीदने की जरूरत नहीं है, 10 करोड़ को भी खरीदने की जरूरत नहीं है, ना ही यहां के लैंड को खरीदने की जरूरत है, जो बाकी जो संपत्ति है उसको खरीदने की जरूरत है। मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाह रहा हूं, मोटी बात यह है कि ये जो संस्थाएं हैं जिसके बारे में शिवांग कभी चर्चा कर रहे थे, इन संस्थाओं को क्रिएट करके पीछे से कुछ प्लेयर्स हैं जो कि पॉलिटिकली और भौगोलिक रूप से भी। तो मैं ये सवाल पूछ रहा था अभी, मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा था कि अगर भारत को खरीदना हो मोटे शब्दों में, तो ये जो कुछ जो फैमिलीज है या जो संस्थाएं हैं, उनको कितने लोगों को खरीदना पड़ेगा या कितने लोगों पर अंकुश लगाना पड़ेगा? मोटा मोटी कैलकुलेशन जरा बताइए दर्शकों को। इंस्टीट्यूशंस आपके सामने हैं, जुडिशरी भी है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस भी है, जो अन्य संस्थाएं हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं। इनमें से कितनों पर वो दिमाग लगाएगा ताकि पूरा भारत कंट्रोल हो जाएगा? बहुत ज्यादा नहीं। आप किसी भी सिस्टम को देखें तो उस सिस्टम को कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं चला रहे होते, चाहे वो कोई भी सिस्टम हो दुनिया के अंदर, चाहे कोई एक कंपनी हो या फिर संस्थाएं हो। ज्यादा से ज्यादा 10 लोग ऐसे होते हैं जो पूरी तरीके से डेडिकेटेड होते हैं, पूरी तरीके से लगे हुए होते हैं। बाकी लोग उस केंद्र की पेरिफेरी में होते हैं, उसके आसपास होते हैं। तो मुख्य तो मुझे जहां तक समझ आता है 10 से 20 लोग होंगे पूरे भारत के अंदर, जिस पर उनको दिमाग लगाना पड़ेगा कि हाँ भाई, इसको हमें ये बात समझानी चाहिए, या तो डर दिखाना चाहिए या फिर पैसे दे देने चाहिए। इससे ज्यादा संख्या होगी नहीं, 20 से ज्यादा संख्या नहीं होगी पूरे भारत के अंदर जिस पर उनको दिमाग लगाना चले पड़ेगा। और 20 भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, ये संख्या बहुत कम ही होगी। आप पार्टी के अंदर भी देख लीजिए तो बहुत सारी पार्टियों में लोगों की सबकी भी नहीं बन रही है, उसके अंदर भी बहुत गुट बटे हुए। बीजेपी है, बीजेपी के अंदर भी बहुत सारे गुट है, एक पूरी सब लोग एक दिशा में नहीं चल रहे। वो आम लोगों को जो लोग वोट देते हैं बीजेपी को, और भी जो लोग हैं विपक्षी, उन्हें लगता है कि पूरी बीजेपी एक ही है। अगर अंदर जाके आप देखें तो उसमें भी बहुत सारे गुट बटे हुए हैं, बहुत सारे बटे हुए हैं। एक दिशा में चलने वाले मुश्किल से 1 या 2 लोग हैं जिनके ऊपर पूरी वो साम्राज्य पूरा का पूरा टिका हुआ है। आप के हिसाब से मोटा मोटी चलते हैं कि मान लीजिए कि अगर केंद्र में जो सत्तारूढ़ पार्टी है, उस पार्टी के सर्वे सर्वा कौन लोग हैं? 2-3 लोग मैक्सिमम, वही लोग कॉल ले रहे हैं, सरकार भी चला रहे हैं, पार्टी भी चला रहे हैं। अपोजिशन में जो पार्टी है, जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसमें तो 2-3 लोग, क्या मुझे लगता है एक परिवार है, बस परिवार के इर्द गिर्द सब कुछ घूम रहा है। तो उसने जो कह दिया वो ब्रह्म लकीर हो गई। अब जो अपोजिशन के जो लोग हैं उसमें गिनती के सब व्यक्ति की पार्टी है मोटे तौर पर, इंक्लूडिंग केजरीवाल। तो व्यक्तियों की पार्टी में 3, 4, 5 घूम लीजिए यहां से वहां तक, माने अदर देन जो सत्तारूढ़ पार्टी है और बड़ी अपोजिशन पार्टी है, उसके अलावा जो पार्टी है वो गिनती के इक्के दुक्के बचे हुए हैं। स्टालिन ले लीजिए, नवीन पटनायक ले लीजिए, नीतीश कुमार ले लीजिए, लालू यादव ले लीजिए, अखिलेश वगैरह को ले लीजिए, और उधर उद्धव वगैरह को ले लीजिए, पवार साहब को ले लीजिए। कुल मिलाकर के ये हो गए। इसके बाद हो गए ये तो में, अब इसके बाद हो गए बिजनेस के। अब बिजनेस में हमने पहले से ही फैला दिया है, मान लीजिए अडानी है, अंबानी है, टाटा है, गोदरेज है, महिंद्रा है, ये है, वो है, सब है, विप्रो है, टीसीएस है, ये सब है। कुल मिलाकर के वो भी हो गए। अब आ जाइए ब्यूरोक्रेसी में, चीफ सेक्रेटरी है, पीएमओ है, होम सेक्रेटरी है, इधर आ गए। अब आ जाइए सुप्रीम जुडिशरी में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और उसके पीछे जो 2-4-5 इन्फ्लुएंशियल जस्टिस है वो है, उनका हो गया तो पूरा हाई कोर्ट उनके कब्जे में, जुडिशरी उनके मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक उसके कब्जे में। अब आ जाइए हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ और स्वास्थ्य में, तो जहां ऊपर में पीएम प्रधानमंत्री कार्यालय ही सब कुछ हो रहा है, तो हेल्थ और एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है। तो आपने तो ठीक ही कह दिया, लगता है 20 का आंकड़ा ज्यादा ही हो गया जोड़ते जोड़ते। तो 20 भी ज्यादा ही है। उसके अंदर अगर हम देखें कई सेक्टर में इतने लोगों को भी नहीं बात करनी पड़ती, इतना दिमाग भी नहीं लगाते हो कि इससे अलग से बात करेंगे, उससे अलग से बात करेंगे। 2-3 लोग होते हैं जिनसे मुख्य रूप से मीटिंग भी होती होगी, मुझे नहीं लगता है लोग कभी मिले भी होंगे। मीटिंग करने वाले लोग भी कोई और होते हैं, वो मीडिएटर होते हैं, आके बैठते हैं, बात करते हैं। जैसे कि एक किताब थी इकोनॉमिक हिटमैन, जॉन परकिंस ने लिखी थी, उसने पूरा साफ साफ बताया हुआ है कि एक देश को कैसे खरीदा जाता है।
वो हिटमैन का काम ये है, इकोनॉमिक हिटमैन होता है, वो देश के पास जाता है, किसी भी देश के नेता के पास जाके बैठ के बात करता है कि आपको अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी ये करनी पड़ेगी, डॉलर को पूरा मानना पड़ेगा, और अगर आप नहीं मानोगे अपने देश में इस तरीके की, अगर आप सोचोगे कि हम इंडिपेंडेंट एक इकोनॉमिक्स खड़ी कर ले, तो उसके लिए मैं हूं, मुझे आपको मजबूरी में मारना पड़ेगा, आप मरोगे नहीं, आपकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, तो आपके नीचे वाले लोगों को खरीद लेंगे, हम पैसे हमारे पास बहुत है, वो भी नहीं बिके तो आपके देश में हम लोग विद्रोह करवा देंगे अपने लोगों के द्वारा, लोग आपके खिलाफ विद्रोह कर देंगे। तो उपाय हमारे पास सारे, आपको मानना है ना मानो। उसने साफ साफ अपनी किताब में लिखा हुआ है, जो उसने उस प्रधानमंत्री से बात की इस तरीके की। तो कुछ तो बिक गए, कुछ नहीं बिके, जो नहीं बिके उनके देश में ऐसे ही हुआ, आंदोलन हुआ, नेता के खिलाफ लोगों ने ही आंदोलन कर दिया, इनके लोग थे, थोड़े से लोग सामने आ गए और बाकी भीड़ और आ ही गई अपने आप। तो उसका ये काम था। तो एक आदमी होता है डीलिंग करने के लिए, जो कि सीधा एक आदमी से जाके डीलिंग करता है, जो वो आदमी अगर देश का प्रमुख नेता, पंत प्रतिनिधि हाथ में है, तो पूरा देश अपने आप ही हाथ में है, अपने आप हाथ में आ जाता है। लोकल जो राज्य की जो सरकारें हैं, उनकी बहुत सारी सीमाएं हैं, तो और वो अपने आप सरेंडर भी कर देती है। अब जैसे इनके हाथ में सब कुछ है, ईडी पूरी हाथ में है, तो किसी भी नेता के घर में रेड पड़वा दी, कुछ भी करवा दिया अपनी मर्जी से। अब भाई ये हो सकता है वो मुख्य नेता ईमानदार है, लेकिन उसके नीचे के कुछ होते हैं, एक आध कोई, वो बस उस कमजोर कड़ी को पकड़ के बदनाम कर दिया, अगले इलेक्शन में जीत गए। तो एक आदमी अपने हाथ में ही लेना होता है उसको, उसके लिए टेंशन लेते हैं वो लोग, बहुत ज्यादा लोगों को ध्यान भी नहीं लगा।